राधे राधे दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको चारधाम यात्रा का संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि आपको चारधाम यात्रा कैसे करना है, कितने दिनों का हमको प्लानिंग करना चाहिए, क्या हमारा साधन रहना चाहिए, मैं पैकेज बुक करूं या बस से जाऊं या अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाऊं। चारधाम यात्रा करने के दरमियान में हमें होटल कहाँ मिलेगा, कहाँ हमको भोजन करने की व्यवस्था रहेगी और चारधाम यात्रा करने का सबसे अच्छा और उचित समय कौन सा रहेगा और टोटल खर्चा इस चारधाम यात्रा में कितना आने वाला है। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, एक एक करके हम सारी बातों को विस्तार पूर्वक पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, जिससे आपको चारधाम यात्रा करने में कोई भी परेशानी ना हो और आपका खर्चा भी कम आए और आपको किसी भी तरह की शारीरिक कठिनाइयां ना हो। दोस्तों हालांकि भारत में चार धाम जो मुख्य धाम है वो तो हमारे हैं गुजरात के द्वारकाधीश, उड़ीसा के जगन्नाथ स्वामी, तमिलनाडु के रामेश्वरम और उत्तराखंड के बद्रीनाथ। लेकिन यहाँ पर जो चार धाम यात्रा है ये हमारे उत्तराखंड में जो चार धाम है यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार धाम की आज हम बात करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले कि हमको चारधाम यात्रा कैसे करनी है। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि चारधाम यात्रा का कपट कब खुलेगा। दोस्तों उत्तराखंड में ठंडी के समय हेवी स्नोफॉल होने के कारण यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है ये 6 से 7 महीने का होता है और इन्हीं 6 से 7 महीने में आप जा सकते हैं और वो है आपका मई से लेकर अक्टूबर नवंबर के आसपास तक। उसके बाद कपाट बंद हो जाता है, तो यही टाइम पीरियड पे आपको चारधाम यात्रा करने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कपाट कब खुलेगा। सबसे पहले ये यात्रा हमारी प्रारंभ होती है वो होती है यमुनोत्री से, उसके बाद हम जाते हैं गंगोत्री, उसके बाद जाते हैं केदारनाथ और उसके बाद हम जाते हैं बद्रीनाथ। जो यमुनोत्री और गंगोत्री का कपाट खुलने का समय है वो है 10 मई का और हर साल ये डेट फ्लक्चुएट होती है। और अगर मैं केदारनाथ की कपाट की बात करूं तो वो ओपन होता है 10 मई को और अगर मैं बद्रीनाथ की बात करूं तो वो रहता है 12 मई को। ये तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि चार धाम के कपाट कब खुलते हैं। अब बात करते हैं कि हमको चार धाम की यात्रा कहां से शुरू करनी चाहिए, कौन सा हमको साधन लेना चाहिए और हमारा खर्चा कितना होगा। सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अगर आपका माध्यम बाई ट्रेन है तो आप हरिद्वार पहुंचिए, अगर आपका माध्यम बाई फ्लाइट है तो आप देहरादून पहुंचिए। दोनों ही प्लेसेस से आपको बसेस और टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी और वहां पर अगर आप पैकेज करवाना चाहते हैं बस के द्वारा या फिर आप कार के द्वारा तो दोनों ही आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए दोस्तों यात्रा प्रारंभ करने से पहले ये जान लेते हैं कि टोटल हमारा कितना दिन का प्लान बनेगा। दोस्तों जो मैं प्लानिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इसमें मैंने 11 दिन लेकर चला है। 11 दिन से आप अगर कम करते हैं तो डेफिनेटली आपको शारीरिक तकलीफ होगी क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आपको एक एक दिन में 100 से 250 किलोमीटर कवर करना है। तो इसलिए एटलीस्ट 11 दिन का ट्रिप प्लान लेकर चलिए। और अगर आप भी आराम से ट्रिप करना चाहते हैं तो आप 15 दिन तक खींच सकते हैं, लेकिन मेरे प्लान के अनुसार मैंने 11 दिन का ट्रिप प्लान बनाया है। डे नंबर 1 पहले दिन हमको हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद बाड़कोट के लिए हरिद्वार से बस पकड़नी है। बाड़कोट वो जगह है जहां पर आपको डे 1 पर रात में स्टे करना है। दोस्तों हरिद्वार से बाड़कोट की दूरी करीब 180 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है और ये 180 किलोमीटर की यात्रा करने में आपको लगभग 6 से 7 घंटे डेफिनेटली लग जाएंगे। दोस्तों आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने अब तक किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन की बात क्यों नहीं करी। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की बात हम आगे करेंगे, पहले हम डे वाइज प्लानिंग समझ लेते हैं। पूरा रूट समझ लेते हैं कि कैसे कैसे हमको प्लानिंग करनी है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि आप बस से जाएं या फिर आप किसी प्राइवेट व्हीकल से जाएं। बाड़कोट में हमको रात में रुकना है। अब वहां पर बहुत सारे होटल हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के यहाँ पर गेस्ट हाउस हैं, GMVN है जिसको गढ़वाल मंडल विकास निगम कहा जाता है। ये उत्तराखंड के सरकार की तरफ से दी जाने वाली गेस्ट हाउस फैसिलिटी है, तो यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं और अगर आप चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं इस लोकेशन के लिए। और वहाँ पर आपको बाड़कोट में प्राइवेट होटल्स भी देखने को मिल जाएंगे। फिर जैसा आपका बजट हो आप अपने हिसाब से होटल बुक कर सकते हैं। और अगली सुबह उठकर हम बढ़ेंगे यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए, लेकिन हमको पहले जाना पड़ेगा बाड़कोट से जानकी चट्टी और ये जानकी चट्टी की दूरी है 44 किलोमीटर बाड़कोट से। तो सबसे पहले आप जानकी चट्टी पहुंचिए और जानकी चट्टी से हमको 6 किलोमीटर का पैदल यात्रा तय करना है
और पैदल यात्रा तय करते वक्त आपको लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ये 6 किलोमीटर काफ़ी चढ़ाई पर है। और हम पहुंच जाएंगे यमुनोत्री। यमुनोत्री में आप दर्शन करिए, 1-2 घंटे स्पेंड करिए और वापस जानकी चट्टी होते हुए आप बाड़कोट पहुंच जाइए। यानी कि दूसरे दिन आपको शाम हो जाएगा बाड़कोट वापस आते आते, और उस दिन आप फिर से स्टे करिए बाड़कोट में, जो भी होटल आप लेकर रहेंगे उस होटल को आप चेकआउट मत करिएगा। उस दिन वापस से आप स्टे करिए। होटल की अगर कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो आपको 500 रुपये से लेकर 2000 तक के अंदर होटल देखने को मिल जाएंगे। डिपेंड करता है आप कौन से सीजन में आ रहे हैं। कौन से सीजन में आना है अभी मैं आगे चर्चा करता हूँ। खाने पीने की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, खाने पीने की यहाँ पर कुछ ज़्यादा फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है, बट आपको वेजिटेरियन फूड आराम से उपलब्ध हो जाएंगे और आपको थाली सिस्टम आराम से 80 से 100 रुपये में आप भरपेट खाना खा लेंगे। तो दोस्तों, दूसरे दिन आप स्टे करिए, वहां पर विश्राम कीजिए और अगले दिन सुबह यानी कि डे नंबर 3 पर अब हम लोग बाड़कोट से बढ़ेंगे गंगोत्री धाम की तरफ। यानी कि जो हमारा दूसरा धाम है वो है हमारा गंगोत्री। उसके लिए हमको सबसे पहले पहुंचना है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में हमको स्टे करना है क्योंकि वहां पर कुछ दर्शनीय पर्यटक स्थल है। बाड़कोट से उत्तरकाशी की जो दूरी है वो है लगभग 90 से 100 किलोमीटर की पड़ जाती है। यानी कि आपको हार्डली 3 से 4 घंटे लगभग उत्तरकाशी पहुंचने में लगेंगे। उत्तरकाशी पहुंचकर आप होटल ले लीजिए। यहाँ पर अगेन आपको होटल वही 800 रुपये से स्टार्ट होकर 2000 तक के होटल देखने को मिल जाएंगे। सेम ही एजेंडा आपका खाने पीने के लिए है। 80 से 150 रुपये हार्डली देने पड़ेंगे खाने पीने के लिए, और आप भरपेट भोजन यहाँ पर कर सकते हैं। उत्तरकाशी में आपको कौन कौन सी जगह घूमनी है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। वो है काशी विश्वनाथ मंदिर, कुछ प्राचीन वहाँ पर गुफाएं हैं, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, और टहरी डैम भी आप जा सकते हैं। और फिर रात में आप उत्तरकाशी में स्टे कीजिए और 4th डे आप अर्ली मॉर्निंग गाड़ी पकड़िए और प्रस्थान कीजिए गंगोत्री के तरफ। उत्तरकाशी से जो गंगोत्री की दूरी है वो है आपकी 100 किलोमीटर पड़ जाती है। और आप गंगोत्री पहुंचकर गंगोत्री माता का वहाँ मंदिर है, वहाँ दर्शन करिए। वहाँ गौरी कुंड है, वहाँ कुंड में जाइए, और अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो स्नान भी कर सकते हैं। सूर्य कुंड है, वहीं पे सूर्य कुंड के भी दर्शन करिए। अगर आप जाना चाहते हैं गोमुख, तो दोस्तों गंगोत्री से गोमुख की जो दूरी है वो है आपकी 16 किलोमीटर की पड़ जाती है, और ये 16 किलोमीटर आपको पैदल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेकिंग करके जाना पड़ेगा। अगर आप गोमुख जाना चाहते हैं, यानी कि जहां पर गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो उसके लिए आपको एक दिन और एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि 16 किलोमीटर का आप ट्रेकिंग करेंगे और फिर वापस भी आना है, तो उसके लिए आपको एक दिन ऐड करना ही पड़ेगा। लेकिन वहां जाने के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेना पड़ता है, और साथ ही साथ वहां पे आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तभी आपको आगे जाने की आज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, आपको चौथे दिन गंगोत्री दर्शन करके वापस उत्तरकाशी आना है, और उत्तरकाशी में आपको फिर से चौथे दिन की रात बितानी है। यानी कि उत्तरकाशी में जो आप रूम लेकर रहे हैं उसको 2 दिन के लिए बुक करवा के रखिएगा, जिससे आपको गंगोत्री से उत्तरकाशी लौटते टाइम रूम बुकिंग की परेशानी ना हो। और फिर डे नंबर 5 यानी कि 5वें दिन हमको अर्ली मॉर्निंग प्रस्थान करना है सोनप्रयाग की तरफ, यानी कि हमारे महादेव के तरफ, केदारनाथ धाम। दोस्तों, उत्तरकाशी से हम लोग सोनप्रयाग जाएंगे, क्योंकि सोनप्रयाग में हमको स्टे करना है। उत्तरकाशी से सोनप्रयाग आपका लगभग 220 किलोमीटर पड़ जाता है, और 220 किलोमीटर कवर करने में आपको 10 से 12 घंटे लग जाएंगे, जो कि काफी थकान भरा होगा। तो बस से 220 किलोमीटर का सफर तय करके हम लोग आ पहुंचेंगे शाम तक सोनप्रयाग, और उस दिन हम लोग रात को आराम करेंगे अपने होटल पर। सोनप्रयाग में होटल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये रूट जो है केदारनाथ जाने का रूट है, तो यहाँ पर आपको होटल की कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ स्टे करिए, भोजन कीजिए और उस दिन विश्राम कीजिए, और डे नंबर 6 में अर्ली मॉर्निंग उठकर और फ्रेश होकर सोनप्रयाग से हमको देवों के देव महादेव के दर्शन करने के लिए ट्रेकिंग स्टार्ट करनी है। और ये ट्रेकिंग आपको गौरीकुंड से करनी है, यानी कि सोनप्रयाग से आपको 5 किलोमीटर सुमो या शेयरिंग जीप के द्वारा जाना है गौरीकुंड तक, और गौरीकुंड से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए। और ये 16 किलोमीटर की ट्रेकिंग आप चाहे तो घोड़े या खच्चर के मदद से कर सकते हैं, या तो आप हेलीकॉप्टर की मदद से भी कर सकते हैं।
या तो चाहे आप पिट्ठू के द्वारा कर सकते हैं या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं और शाम होते होते आप छठवें दिन केदारनाथ पहुंच जाएंगे और उसी दिन आप 8-9 बजे के अंदर अंदर दर्शन भी कर लीजिएगा महादेव जी का। और 7वें दिन आप वहीं रुक जाइए क्योंकि वहां पे 2-4 छोटे छोटे और भी पॉइंट है जो कि 3 से 4 किलोमीटर के दायरे पे हैं। चलिए दोस्तों, 7वें दिन हमको आसपास के जगह देखने हैं और दोपहर होते होते हमको फिर सोनप्रयाग के लिए रिटर्न होना है, यानी कि केदारनाथ से हमको रिटर्न होना है। 7वें दिन रात तक अब हम पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में रात को होटल पर रेस्ट करने के बाद 8वें दिन आप प्रस्थान कीजिए बद्रीनाथ धाम के लिए। दोस्तों, अगर आपका पैकेज नहीं लिया हुआ है या फिर खुद का गाड़ी नहीं है तो आपको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए बसेस ढेर सारी मिल जाएंगी। दोस्तों, सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो लगभग 220 किलोमीटर की पड़ जाती है। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर आपको किसी भी तरह का ट्रेकिंग नहीं करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बस लेकर जाती है बद्रीनाथ। बस स्टैंड पर उतरिए और वहीं पर आपको ढेर सारे प्राइवेट होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी और फिर आपका जैसा बजट हो आप उस हिसाब से अपने लिए होटल बुक करवा सकते हैं। और 8वें दिन आप शाम तक बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। उस दिन आप रेस्ट कीजिए और 9वें दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठकर बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए और आसपास की जितने जगह हैं उनको घूमिए। और फिर 10वें दिन आप रिटर्न हो सकते हैं और वापसी के लिए आप सीधे वहां से हरिद्वार या देहरादून आ सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि आप बद्रीनाथ से डायरेक्ट हरिद्वार की यात्रा मत करिए क्योंकि आपका शरीर काफी ज्यादा थक जाएगा और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो आपको बद्रीनाथ से आना है रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग में आपको एक दिन और स्टे लेना है और फिर 11वें दिन आप रुद्रप्रयाग से हरिद्वार के लिए रवानगी लीजिए। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको 4 धाम यात्रा करने का सबसे अच्छा और उचित समय कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, जो सबसे उचित समय है 4 धाम यात्रा करने का वो है सितंबर से अक्टूबर के बीच का, क्योंकि इस महीने में ना तो बारिश होती है ना तो भीड़ भाड़ होती है और साथ ही साथ आप कम बजट में इस ट्रिप को पूरा कर लेते हैं और ना ही इस टाइम कोई लैंडस्लाइड का ज्यादा खतरा रहता है। तो ये टाइम आपके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से पैकेज बुक करना चाहते हैं तो आपको ढेर सारे वहां पर ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे जो कि आपको 10 से 11 दिन का ट्रिप बना के दे देंगे और इस पैकेज में वो शामिल करते हैं ब्रेकफास्ट और डिनर की व्यवस्था। लंच की व्यवस्था पैकेज में शामिल नहीं होता है क्योंकि उस समय पर आप साइट सीइंग पर रहते हैं, इसलिए ब्रेकफास्ट, डिनर और आपकी गाड़ी और आपका होटल का खर्चा, ये सभी चीजें आपकी पैकेज में इंक्लूड रहेगी। और इसका जो कॉस्ट रहता है वो रहता है 20,000 से 35,000 पर व्यक्ति के हिसाब से। और अगर आप वहां पर पर्सनल टैक्सी बुक करवाते हैं 4 से 5 लोगों का तो टैक्सी वाले आपसे 30 से 40,000 चार्ज करते हैं 11 से 12 दिन का। इसमें आपका किसी भी तरह का होटल का खर्चा और खाने पीने का खर्चा इंक्लूड नहीं रहता है। और अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आपका खर्चा डेफिनेटली बहुत कम आएगा। आशा करता हूं कि आपको 4 धाम यात्रा से रिलेटेड सभी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह जाती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। और ऐसे ही ट्रैवलिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।